हेलो, लेट मी नो प्लीज आइदर ऑडियो वीडियो क्लियर लाइव स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी से बताइए। ठीक है, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि अभी जो हमारा सिलेबस है वो ICSI न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। और आई थिंक सो आप सभी बच्चे जितने भी ICSI न्यू सिलेबस के ही होंगे या ओल्ड सिलेबस में भी है कोई? ओके। अगर हम बात करें कि मैम ये जो सिलेबस है जिस तरीके से हर कुछ साल बाद चेंज होता रहता है, तो इसका लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक होता है कि जो नई चीज़ें आ गई हैं उनसे बच्चों को अपडेट करना, नए कॉन्सेप्ट्स लेके आना, नई चीज़ों से रूबरू कराना, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब जैसे कि आपके पेपर की हम बात करें, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, आप अगर पूरा पेपर का नाम देखो, इस बार जो नाम रखा गया है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस शब्द यूज़ किया है। लेकिन इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि ये पेपर क्यों है, क्या है। इट्स ओके, लेकिन साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले आप देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखें तो इन्होंने कहा टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या वर्ड यूज किया? टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। अभी कंपनी लॉ क्या होता है वो तो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट क्या होता है वो भी लेटर ऑन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये समझना चाहते हैं कि पेपर क्यों है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इन्होंने कहा टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। दूसरा, टू इक्विप स्टूडेंट्स विद वर्किंग नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी का वर्किंग नॉलेज होना, जब कंपनी एक चलती है, चलाई जाती है, तो उसमें किस तरीके से काम होते हैं, किस तरीके से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सारी जानकारी लेना। अगर पार्ट 1 कंपनी लॉ की हम बात करें, पार्ट 1 आप सभी बच्चे जानते हो 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं, और आज की क्लास में जितने भी चैप्टर्स हैं सबका इंट्रो मैं आपको दूंगी। ये चैप्टर लिंकिंग बताऊंगी कि ये चैप्टर्स क्यों हैं, क्योंकि आज की क्लास लेने के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर सीक्वेंस में ऐसे क्यों है और किस तरीके से है। बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। देखिए, आप मुझे बस ये बताइए, सिंपल सी बात, एक बात बताइए कि जब बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस करने के कई सारे तरीके होते हैं। बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है, येस और नो। बिजनेस आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हो सकता है, और बिजनेस आपका कंपनी में भी हो सकता है। लेकिन कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करने का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि कंपनी के फॉर्म में ही बिजनेस करते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे का क्या सिद्धांत है कि कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है। कंपनी के फॉर्म में जनरली जो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कहीं ना कहीं कि बिजनेस बड़े लेवल पे करना है, या तो अभी या फिर बाद में। लेकिन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बिजनेस को ब्रॉड करना है और बिजनेस बड़े लेवल पे करना है, एक्सपेंशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, और एक्सट्रीम हमें बड़े लेवल पे काम करना है। अब ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए, जब भी कभी हम बात करते हैं कि बिजनेस जो है बहुत ही बड़े लेवल पे करना है, तो उतने ही बड़े लेवल पे फंड्स चाहिए, यस और नो। कुछ भी नहीं लिखवाऊंगी मैं अभी आपको, अगली 2 क्लासेस तक हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझेंगे, सिर्फ समझेंगे। तो अब जब हमने कहा कि कंपनी फॉर्म में जब बिजनेस करते हैं तो हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक लार्ज स्केल पे बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे बिजनेस करने की बात करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स भी चाहिए। बिना लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की जब बात होती है तो ह्यूज फंड्स कभी भी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकते, 2 व्यक्ति के पास नहीं हो सकते, कभी भी एक बैंक नहीं दे सकता, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकती। यहां पे कुछ आपको आम जनता से भी पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, पब्लिक से भी फंड लेना पड़ेगा, और पब्लिक का पैसा बिजनेस में लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी अननोन व्यक्ति जब भी कभी कंपनी को पैसा देगा तो उसके मन में एक डाउट रहेगा। वो डाउट क्या रहेगा कि मैं आज इनको पैसा दे रहा हूं, इन फ्यूचर मेरा पैसा रिटर्न हो या नहीं हो। या कोई भी व्यक्ति जब किसी को पैसा देता है तो उसकी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे पैसे पे रिटर्न मिलेगी। अब रिटर्न किस फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि 2 तरीके से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, एक ऑनर्स फंड होता है और दूसरा बोरोड फंड होता है। ऑनर्स फंड के रूप में जब कंपनी फंड रेज करती है तो वो बोलती है मैं आपसे आज पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, कि हाँ कर रहे हो, कि इन फ्यूचर आप जो ये पैसा दे रहे हो इस पैसे से बिजनेस होगा, बिजनेस के सारे खर्चे होंगे,
वो खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। इस तरीके से जो लोग पैसा लगाते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है, मैम शेयर होल्डर्स जो हैं वो पैसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पे तो रिस्क हो गया। आप सभी बच्चे जानते हो जहां ज्यादा रिस्क होता है वहीं ज्यादा रिवार्ड भी होता है, क्योंकि उसे पता है कि आज प्रॉफिट नहीं है तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन कल अगर प्रॉफिट्स मुझे ज्यादा हुए तो मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगी। तो दो नेचर के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत ज्यादा रिस्क की नेचर के और एक होते हैं रिजर्व नेचर के, जो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो बोरोविंग्स में आ सकते हैं। बोरोविंग्स में किस तरीके से आ सकते हैं कि वो अपना पैसा कंपनी को देंगे और कंपनी उनसे कहेगी कि जब तक तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल करेंगे तब तक तुम्हें फिक्स इंटरेस्ट देंगे, और एक टाइम के बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और आपने ये सुना भी होगा सॉरी आपने ये सुना भी होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सुना होगा ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपने सुना होगा रीपेमेंट ऑफ लोन। और अनटिल एंड अनलेस जब तक बिजनेस उनका पैसा इस्तेमाल करता है तब तक उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। यहां पे जो रिजर्व नेचर के लोग होते हैं वो कंपनी को पैसा देते हैं। कंपनी का जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके का है कि यहां पे कोई 1, 2 या 3 लोग नहीं होंगे, हजारों की तादाद में लोगों का पैसा होगा। सॉरी, वेरी सॉरी। अब जब 1000 लोगों का पैसा आपकी कंपनी में इन्वॉल्व होगा तो जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा पैसे की चोरी होती है। पैसे की चोरी क्यों होती है? क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया, मैं बिल्कुल आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रही हूं कि आपको पूरा कंपनी लॉ का जिस्ट समझ में आ जाएगा, पूरा ये समझ में आ जाएगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा पैसा होता है, पैसा भी किसका है? उन लोगों का है जो कंपनी में अंदर आ ही नहीं रहे, कंपनी के बाहर बैठे हैं। उन्होंने तो कंपनी को हैंडओवर दे दिया, उन्होंने तो कंपनी को पैसा दे दिया, बदले में कंपनी ने उन्हें कुछ शेयर्स दे दिए। अब जो शेयर्स दिए उनके ऊपर उनका नाम डाल दिया कि इस कंपनी के अगर आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर है तो 1 लाख की हिस्सेदारी आपकी है। लेकिन उस कंपनी ने उनसे जो पैसा लिया उस पैसे से कितना कमाया, कितना गवाया और क्या बचाया, इस बात की जानकारी उन तक कैसे पहुंचे? यस और नो? क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यस और नो? और कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए सॉरी, आज मेरा गला बहुत ही अपसेट है। अब मुद्दा ये उठता है कि कंपनी में जो पैसा दिया आपने, इतना सारा पैसा फंड्स दिए हैं, अब वो फंड्स जो है वो सही दिशा में जा भी रहा है, नहीं जा रहा है, उसको डायरेक्शन मिल रही है, नहीं मिल रही है, इस बात की जानकारी कहां से मिले? तो वो डायरेक्शन के लिए कुछ नेचुरल पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? आप एक रजिस्टर और पेन साथ में रखना और जो शब्द मैं बोलूं बस वही वही लिखते जाना, ठीक है? एक रजिस्टर और पेन जरूर साथ में रखना और जो शब्द मैं बोलूं बस वही वही लिखते हुए आप चले जाना। इट मीन्स मैंने यहां पे कहा कि कंपनी जब भी कभी चलती है तो कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, और फंड्स 2 तरीके से रेज करते हैं। वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। तो पहला पॉइंट नंबर 1 डालिए आप, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। लिख लिया बच्चों? दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो हमें डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। नंबर 2 डालिए, डायरेक्टर्स। लिख लिया? अब मुद्दा ये उठता है कि वो जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए, डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए गए, वो डायरेक्टर्स की क्या श्योरिटी है कि 100% वो जो कहेंगे सच कहेंगे? क्योंकि पैसा तो उन लोगों का है जो कंपनी के बाहर बैठे हैं। अब जो कंपनी के लोग बाहर बैठे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ गया,
मतलब क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया। अब इस चीज को जानने के लिए क्या उनका आना जरूरी है या नहीं है कंपनी के अंदर? लॉजिक बताइए, क्या उनका आना जरूरी है या नहीं है? उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? अब आप कभी भी अगर हिसाब की बात करें, अगर कभी भी बचाने की, कमाने की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर से पहले तो पूछ नहीं सकते, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना चाहिए। इट मीन्स मैं अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं कोई सब्जेक्ट, सिर्फ जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ उसका जीरो बेसिक स्टार्ट कर रही हूं। अभी बेसिक भी स्टार्ट नहीं हुआ, जीरो। अभी नेक्स्ट क्लास में बेसिक होगा, अभी जीरो है सिर्फ, और उसके बाद बेसिक पढ़ेंगे। थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा पढ़ाने का, अभी सिर्फ जीरो और अगली क्लास में बेसिक और फिर उसके बाद चैप्टर। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट पे हम बस एक डिस्कशन कर रहे हैं, हम एक चीजों को समझ रहे हैं। हमने कहा कि इस चीज की जब भी कभी हिसाब की बात की जाती है तो फाइनेंशियल ईयर ध्यान में रखा जाता है, और फाइनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो क्या कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी को पैसा दिया हिसाब फाइनेंशियल ईयर से पहले मांग सकता है? और क्या यह संभव होगा कि एक कंपनी के अंदर अगर 1 लाख शेयर होल्डर है तो सबको अलग अलग हिसाब दिया जाए, या सबको एक ही जगह बुला लिया जाए? तो सबको एक ही जगह बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। तो अगला लिखिए आप, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, ठीक है। इट मीन्स जनरल मीटिंग जो है, या एनुअल जनरल मीटिंग आप बोल सकते हो। जनरल मीटिंग क्यों कराई जाती है? जनरल मीटिंग इसलिए कराई जाती है क्योंकि यहां पे सभी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है आपके पैसे से क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया। अब ये जो पैसों की बात चल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रही है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस और नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले समझो, फिर जो मैं पॉइंट बोलूं बस वही लिखना है। मैं सिर्फ आपको चैप्टर के नाम लिखवा रही हूं और कुछ भी नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बात की क्या श्योरिटी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो हिसाब बनाया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए, वो एक्यूरेट, ट्रू एंड फेयर होंगे? क्या उनकी चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब चेकिंग करने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा उसको डायरेक्टर अपॉइंट करें या शेयर होल्डर्स अपॉइंट करें? शेयर होल्डर्स क्यों अपॉइंट करें? क्योंकि डायरेक्टर अगर खुद ही अपने अकाउंट्स के लिए खुद ही पर्सन को अपॉइंट करेगा तो झोलमाल पूरा रहेगा, इसीलिए उनको अपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर्स को पावर दी गई। ये कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, बस मैं रिलेट कर रही हूँ चीजों को। इट मीन्स आपके यहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिटर। जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। तो अगला लिखिए, अकाउंट्स एंड ऑडिटर। अकाउंट्स एंड ऑडिटर, अकाउंट्स एंड ऑडिटर। इतनी बात समझ में आई? अब जब अकाउंट्स एंड ऑडिटर की बात यहां पे चलती है तो हम ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति जब कंपनी को पैसा देता है तो उसका एक उद्देश्य रहता है, और उद्देश्य रहता है कि भैया मुझे रिटर्न में क्या मिले, प्रॉफिट्स मिले, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब डिविडेंड कितना मिलेगा, डिविडेंड कब मिलेगा, डिविडेंड का मोड क्या होगा, डिविडेंड कितने दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, अगर आपको नहीं मिला तो वो पैसा कहां जाएगा, उसको कहां पर जमा करेंगे, कौन से अकाउंट में रखेंगे, अगर कंपनी जानबूझकर डिविडेंड नहीं देती तो कंपनी के अगेंस्ट क्या एक्शन होगा, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी एक चैप्टर में जिसका नाम है डिविडेंड। लिखिए डिविडेंड। अकाउंट्स एंड ऑडिटर की हमने बात करी, जो बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। क्या क्या चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, दैट इज डिफाइंड इंटू सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड इंटू सेक्शन 2 क्लॉज 41। अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर मैनर देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, मैनर होना चाहिए, किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, अकाउंट्स बनाने के बाद उसको कहां पर रखा जाएगा, वे कहां पर प्लेस किए जाएंगे, कब तक प्लेस किए जाएंगे, अगर कोई गड़बड़ घोटाला होता है तो वो रीओपन कैसे हो सकते हैं। अकाउंट्स की जो कॉपी होगी वो शेयर होल्डर्स को भिजवाएंगे। शेयर होल्डर्स को क्यों भिजवाएंगे? क्योंकि जब जनरल मीटिंग में वो आएंगे तो पहले से सब चीजें पढ़ के आएंगे। ये तमाम सेक्शंस की जानकारी आपको मिलेगी अकाउंट्स वाले चैप्टर में जो आपने अभी लिखा। इट मीन्स अगर हम देखें तो अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ना है, देखो मैं बहुत
उल्टे तरीके से लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने कुछ चीजें या तो पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है। दिस इज अ जीरो क्लास, नॉट अ बेसिक क्लास। ओके, अकाउंट्स वाले चैप्टर में सिंपल सी बात है, हम क्या चीज देखेंगे, हम ये देखेंगे अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का है। तो यहां पे कंपनी लॉ लागू करता है, और लॉ कहेगा कि कैसे बनना है, क्योंकि कंपनी को बनाने से लेके और कंपनी को खत्म करने तक all the provisions of company law are applicable, either at the time of incorporation or at the time of winding up। क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। तो अकाउंट्स की सारी जानकारी, तमाम जानकारी जो दी जाती है वो अकाउंट्स वाले चैप्टर में दी जाती है। ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, ऑडिटर कौन हो सकता है, डिस्क्वालीफाई कब होगा, टर्म कितना होगा, रोटेशन कैसे होगा, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अ ऑडिटर चैप्टर। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? उसके साथ हमने कहा था फंड रेज करने के दो मेथड्स होते हैं, वन इज अ ऑनर्स फंड, सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। ऑनर्स फंड बोले तो आपके यहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, और हम कह सकते हैं शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। शेयर्स एंड शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स के रूप में आप कितने तरीके से पैसे इकट्ठे कर सकते हो, शेयर कितने तरीके के होते हैं, किस किस को शेयर अलॉट कर सकते हैं, कब कब अलॉट कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन द शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। तो लिखिए एक चैप्टर, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। अब मुद्दा ये उठता है कि जो व्यक्ति शेयर होल्ड करेगा, अब समझो आप बात को, यहां पे जो व्यक्ति शेयर होल्ड करेगा उसको डिविडेंड मिलना चाहिए, यस और नो? आप मेरे साथ कनेक्ट करिए, जो व्यक्ति शेयर होल्ड करेगा उसे डिविडेंड मिलना चाहिए। डिविडेंड का मतलब क्या है? जो कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर डिविडेंड मिलना चाहिए तो इसके लिए कंपनी के पास एक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि किस किस को डिविडेंड मिलेगा, यस और नो? तो जब डिविडेंड दिया जाएगा तो उसके लिए एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, और लिस्ट तैयार तब होगी जब नाम होंगे। तो इसी वजह से कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं जिसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या बोलते हैं? इसे मत लिखो, एक चैप्टर दे रखा है आपके यहाँ पे, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स लिखिए। रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो रजिस्टर एंड रिकॉर्ड के अंदर क्या बातें होंगी, उसके अंदर ये बताया जाएगा ऐसे कौन कौन से रजिस्टर है जो मेंटेन करने हैं और कहां पर मेंटेन करने हैं। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्यों बनाया जाता है आप बताइए? रजिस्टर ऑफ मेंबर इसलिए बनाया जाता है कि जब कंपनी कोई भी बेनिफिट अपने शेयर होल्डर को देगी तो उसका नाम कहां से निकालेगी? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से। लेकिन मैम यहाँ पे तो एक बात आ जाती है, जैसे कि आप कभी तो शेयर होल्डर बोल रही हो और कभी मेंबर बोल रही हो, दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैंने कहा रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना है और उसमें से ही डिविडेंड दिया जाएगा, तो मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए ना, उसके लिए मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली जो पर्सन शेयर होल्ड करता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। जब उसका नाम कंपनी अपने रजिस्टर में एंटर कर लेती है वो मेंबर बन जाता है। लेकिन एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। कौन सी होती है? जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उनके यहां पे शेयर कैपिटल नहीं होती, उनके यहां पे शेयर कैपिटल, अब जब शेयर कैपिटल नहीं है तो शेयर होल्डर नहीं है, तो मुद्दा उठता है तो मैम उनके तो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनते ही नहीं होंगे। लॉजिक समझिए, कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 3 एक बात बोलता है, कहता है कि चाहे कोई भी कंपनी है, जब भी कंपनी शुरू होगी तो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी है 2, पब्लिक कंपनी है 7, 1 पर्सन कंपनी है 1, तो बिना मेंबर्स की तो कंपनी नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके पास, ऐसी कोई कंपनी हो ही नहीं सकती जिसके पास मेंबर ना हो। या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां तो अमाउंट की गारंटी दे रखी है, शेयर तो नहीं ले रखे, लेकिन उनका नाम भी रजिस्टर में लिखा जाएगा और उनको क्या बोला जाएगा? मेंबर। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो वो भी शेयर होल्ड करेंगे, उनका नाम भी रजिस्टर में लिखा जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? मेंबर। मिस्टर ए के नाम पे 1000 शेयर, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, उसके शेयर उसके घर वालों के पास चले जाते हैं, रजिस्टर में आज भी नाम मिस्टर ए का है, तो जो घर वाले जिनके पास ऑटोमेटिक शेयर ट्रांसमिट हुए हैं वो शेयर होल्डर तो हैं लेकिन वो मेंबर नहीं।
आर यू गॉट द पॉइंट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर. गॉट द पॉइंट? अब मुद्दा उठता है मैम, जैसे कि आपने कहा कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो एनुअल जनरल मीटिंग क्यों होगी? एनुअल जनरल मीटिंग इस वजह से होगी कि एनुअल जनरल मीटिंग किस कंपनी को करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग कहां पर होगी, उसका नोटिस मेंबर्स को कैसे जाएगा, उसका टाइम कितना होगा, नोटिस नहीं दिया तो मीटिंग क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी. मीटिंग में कम से कम कितने लोग आने चाहिए जब मीटिंग स्टार्ट होगी, मीटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है या प्रेजेंट होना पड़ेगा, मीटिंग में चेयरमैन कौन होगा, अगर मीटिंग में मेंबर खुद नहीं आ सकता तो अपनी जगह किसी और व्यक्ति को अगर बोलता है, जैसे प्रॉक्सी बोलते हैं, तो वो कौन होगा, उसके क्या क्या राइट्स होंगे, उसकी क्या क्या डिसेबिलिटीज होंगी, अगर कोई प्रेसिडेंट है या गवर्नर है और वो कंपनी का मेंबर है तो वो मीटिंग कैसे अटेंड करेंगे, मीटिंग की सारी जो नोट्स है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कैसे मेंटेन करेंगे, जिसे मिनट्स बोलते हैं. ये तमाम जानकारी दे रखी है आपके इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग. आज की क्लास आपको मैं शुरुआत में ही पढ़ा रही हूं, लेकिन यही सारी चीजें आपको लास्ट तक पढ़नी है, और बड़ी कमाल की क्लास है ये, क्योंकि एक ही क्लास में आपको पूरा कंपनी लॉ का लिंकिंग यहां पे मिल जाएगा. ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. अब आगे बढ़ते हैं. हमने डायरेक्टर की बात करी, बेसिक कंपनी लॉ पे तो मैं बाद में आऊंगी. अब हम डायरेक्टर की बात करते हैं. डायरेक्टर चैप्टर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डायरेक्टर कौन व्यक्ति बन सकता है, क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि 10th पास, 11th पास, 12th पास, लॉ ने का कुछ नहीं, लॉ ने का कुछ क्वालिफिकेशन नहीं. लॉ ने बस एक बात बोली कि डिस्क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे, आप मुझे बताइए. हर चीज के पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन और लॉजिक है, बस समझने की जरूरत है. हमने कहा डायरेक्टर कौन व्यक्ति है, जो कंपनी को डायरेक्शन दे रहा है. कंपनी ऐसी कंपनी को डायरेक्शन दे रहा है जो किसी और का पैसा है उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है. यस और नो? क्या ऐसी स्थिति में किसी भी ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो बचपन से पैदाइश बेईमान है, जिसने फ्रॉड करी हो, जिसने चीटिंग करी हो, जो खुद इंसॉल्वेंट हो गया हो, जो इंसॉल्वेंट होने की कगार पे खड़ा हो, जिसने कोई ऐसा गुनाह करा हो जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा मिली हो, कोई मॉरल टर्पिट्यूट ऑफेंस किया हो, जिसने किसी कंपनी के शेयर लिए और उसके बाद पैसे ही नहीं दिए, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बेकार आदमी है, क्या ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर. इट मीन्स क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन. एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब आप कंपनी में अपॉइंट होंगे और आपको किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी. ये दे रखी है डायरेक्टर वाले चैप्टर के सेक्शन नंबर 164 के अंदर. डायरेक्टर के अंदर एक बात लिखी हुई है कि सिर्फ इंडिविजुअली एक डायरेक्टर हो सकता है, सेक्शन 149 में. हालांकि आपकी आज 0 क्लास है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअली डायरेक्टर हो सकता है. हमने कहा इंडिविजुअल क्यों हो सकता है, क्या तो आपकी बुक में लिखा है, लेकिन क्यों आपको पता होना चाहिए. हमने कहा भैया सिंपल सा फंडामेंटल है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए हमें नेचुरल पर्सन की जरूरत है, और वहां पे अगर हम कलेक्टिव बॉडी को ही कह देंगे डायरेक्टर है, तो हम किसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं? डायरेक्टर आर इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ. यस और नो? वो बोलेगा इसने करा, वो बोलेगा इसने करा, वो बोला इसने करेगा. भैया सबसे पहली बात तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो जिसके पास ब्रेन हो, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए. ये बात लिखी हुई है डायरेक्टर के चैप्टर के अंदर, सेक्शन 149. ओनली एन इंडिविजुअल टू बी अ डायरेक्टर. डायरेक्टर चैप्टर के अंदर और बहुत सारी डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें लिखी कि भाई कितने तरीके के डायरेक्टर होने चाहिए. हमारे देश के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया महिला डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर. अब वुमेन डायरेक्टर आने के पीछे क्या लॉजिक था, ये वुमेन डायरेक्टर्स क्यों चाहिए और कितनी चाहिए? इन्होंने कहा देखो छोटी मोटी कंपनी में तो महिलाओं के पास वैसी समय नहीं है जाने का. जो बड़ी कंपनीज है, जैसे लिस्टेड कंपनीज है या पब्लिक की लिमिट है, उन कंपनीज में महिला डायरेक्टर्स का अपॉइंट करना जरूरी है, अपॉइंटमेंट करना जरूरी है. इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा हमारी कंट्री एक आगे बढ़ती हुई कंट्री है, और यहाँ पे हम जेंडर इनइक्वालिटी नहीं दिखाना चाहते, इक्वालिटी दिखाना चाहते हैं. हम ये शो करना चाहते हैं कि हम महिलाओं को भी उतना ही सम्मान देता है जितने पुरुष को. महिलाएं भी हमारे देश के अंदर कदम से कदम मिला के चल रही है. जब भी कभी कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर इतने % लेडीज है. आपने देखा कुछ सीट्स जो होती है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, जैसे ग्राम प्रधान की सीट्स है, एमएलसी की सीट्स है, एमएलए की सीट्स है. कई बार इस तरीके के प्रोविजंस बना दिए जाते हैं कि वहां पे रिजर्वेशन कर दिया कि महिला ही आएगी.
इसका मतलब ये होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जीरो से लेके हीरो तक हम महिलाओं को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे महिलाओं को दबाया जाता है, हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो ये प्रोविजन आपको दिखाई देगा कंपनी एक्ट के डायरेक्टर के अंदर कि वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। उसी के साथ आप डायरेक्टर चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब है जो किसी प्रकार से कुछ टर्म्स से, फाइनेंशियल टर्म्स, अदर टर्म्स में कंपनी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। कि ऐसा क्यों? इसका लॉजिक एकदम साफ है। आम जनता का पैसा ले रखा है कंपनी में, डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए, शेयर होल्डर्स नहीं अपॉइंट कर दिए, वहीं पर काम कर रहे हैं, सबकी मिली भगत हो गई, सबने मिलकर फ्रॉड कर दिया। लेकिन यहां एक ऐसा व्यक्ति आएगा, जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना करने आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का किसी प्रकार का कोई कनेक्शन कंपनी के साथ नहीं है, ना कोई पोजीशन होल्ड करता, ना पैसे का लेना देना है, ना प्रॉफिट वगैरह है, कंडीशंस दे रखी है, पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब जब वो व्यक्ति मीटिंग करने आएगा तो वो जो भी डिसीजन लेगा निस्वार्थ बेसिस पे लेगा, शेयर होल्डर्स के राइट्स को ध्यान में रखते हुए लेगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक और प्रोविजन कंपनी एक्ट के डायरेक्टर के अंदर डाला गया जी, डायरेक्टर जब भी होगा तो रेजिडेंट होना चाहिए। कि रेजिडेंट का लॉजिक क्या है? कि रेजिडेंट का लॉजिक ये है कि हर कंपनी में एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो रेजिडेंट हो। कि रेजिडेंट का मतलब क्या? कि जो कम से कम पिछले साल 182 डेज इंडिया के अंदर रहा हो फाइनेंशियल ईयर में। कि इसका लॉजिक क्या है? देखिए ये सब चीजें लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल तरीके से आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। हालांकि मैं अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं बस कंपनी लॉ की बातें बता रही हूँ। कि रेजिडेंट डायरेक्टर का क्या लॉजिक है? कि इसका लॉजिक ये है कि कल को मान के चलिए एक्स लिमिटेड कंपनी है और उसके अंदर 5 डायरेक्टर और 5 फॉरेन के, और यहाँ पे आरओसी को कोई सूचना देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई फ्रॉड हो गया, कोई स्कैम हो गया, पकड़ना है। फॉरेन कंट्री थोड़ी ना जाएंगे, कम से कम एक व्यक्ति तो इंडिया का होना चाहिए जो कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। यस और नो? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट डायरेक्टर। समझ में आ रही है बात? आगे इसके अंदर ये भी चर्चा की गई डायरेक्टर चैप्टर के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन को रिजाइन करना चाहता है तो रिजाइन करने का तरीका क्या होगा? कि रिजाइन करने का तरीका होगा कि सबसे पहले वो रेजिग्नेशन लेटर कंपनी को थमाएगा, प्लस कंपनी को जो चला रही है आरओसी उसको भी भेजेगा। अब चाहे कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करे या ना करे, उसने अपनी तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट क्या कर दी? पूरी कर दी। इसका फायदा क्या होगा? कि मान के चलिए मैं कंपनी एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर हूं, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सिर्फ कंपनी को दिया, रिक्वायरमेंट बता रही हूं मैं। कल को कोई फ्रॉड हो जाता है, कंपनी ने कहा तुमने तो रेजिग्नेशन किया नहीं, तुम तो जिम्मेदार हो, लेकिन वही लेटर अगर आरओसी के पास भी मैंने फॉरवर्ड कर रखा है तो मेरे पास पुख्ता सबूत है कि ये देखिए आरओसी के पास भी है, आपके पास भी है, इस फ्रॉड से पहले ही मैंने कंपनी को क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। तो डायरेक्टर के सेफगार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये बात समझ में आई कि 2 जगह रेजिग्नेशन लेटर क्यों देना है। देखिए हर सेक्शन के पीछे बड़ा सिंपल लॉजिक है, बस लॉजिक से पढ़ना है। तो ऐसे दे रखिए रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। कई बार डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट हो जाता है तो उनकी तानाशाही होने लगती है कि भैया बस हम ही हम है। लॉ ने कहा इसका भी एक नियम बनाते हैं कि क्या? कि अगर एक बार कंपनी में कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो गया तो ये नहीं हमेशा वही रहेगा, रोटेशन करो जी, रोटेशन करो। मतलब डायरेक्टर जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, दैट इज द रोटेशनल ऑफ डायरेक्टर। आप डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ोगे रोटेशन ऑफ डायरेक्टर है। समझ में आ रही है बात? मैं आपको तैयार कर रही हूं कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि हमें क्यों पढ़ना है। अब उसी के साथ साथ आगे डायरेक्टर में फिर ये बात बोली गई कि डायरेक्टर की कुछ ड्यूटीज होंगी। कि ड्यूटीज कैसे? कि डायरेक्टर अपनी जो पोजीशन है वो किसी को असाइन नहीं कर सकता। भैया सॉलिड रीजन है, मान के चलिए मैं कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैं उस पोजीशन पे मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, मैं उसका काम देख रही हूँ। अब क्या हुआ कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप मेरी जगह ये डायरेक्टर पोजीशन देख लीजिए, नॉट पॉसिबल। डायरेक्टर अपनी पोजीशन कभी भी किसी को असाइन नहीं कर सकता। इसका एक लॉजिक लेके आए, कह रहे कि मैंने कहा जी मुझे बाहर जाना, आउटसाइड इंडिया जाना है, कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए। कोई बात नहीं आप जाइए, आपकी जगह को डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे ना जब तक आप रिटर्न नहीं होते इंडिया। उससे बोला गया ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कितना सिंपल है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? लॉजिक बताइए। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया क्योंकि डायरेक्टर अपनी पोजीशन किसी और को तो दे नहीं सकता। अब जब वो अपनी पोजीशन किसी और को नहीं दे सकता तो उसकी जगह दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करिए, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कई बार बहुत सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ह्यूज लोन्स, देखो इस क्लास को जो बच्चा तमीज से, तहजीब से, पेशेंस के साथ देख लेगा उसको सारे लॉजिक ही समझ में आ जाएंगे। वो फिर चैप्टर को ऐसे नहीं पढ़ेगा, उसके लिए नया चैप्टर। दिस इज द रूट मैप ऑफ द एंटायर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ पढ़ने से पहले जिसने ये देख लिया उसको पूरा कंपनी लॉ का सॉलिड रीजन समझ में आ जाएगा
जो कि जनरली कहीं पर भी नहीं होता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। इंट्रोडक्शन तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, वो तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। दिस इज द रूट मैप ऑफ द एंटायर कंपनी लॉ। एवरी स्टूडेंट हु स्टार्ट द CS उसे ये क्लास देखनी चाहिए एग्जीक्यूटिव में। यस और नो, समझ में आ रही है, पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है। अब अगली बात सुनो, अब ये कहने लगे कि हमने ऑल्टरनेट डायरेक्टर समझ लिया कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया क्योंकि वो अपनी पोजीशन किसी को असाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टर जब भी कभी अपनी पोजीशन पे होगा, वो ट्रस्ट एंड फेथ की पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। आगे कहने लगे कई बार डायरेक्टर तो गड़बड़ भी कर देता है। गड़बड़ कैसे कर देता है, वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कैसे होगा कि डायरेक्ट जिसको निकालना है उसको नोटिस दिया जाएगा और उसमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा कि तुम्हें निकाले क्यों नहीं। अगर उसने प्रूव कर दिया कि मैं सही हूं तो ठीक है, नहीं तो क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्टर आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ कंपनी। यस और नो, ये सारी कहानी लिखी हुई है डायरेक्टर के अंदर। अब डायरेक्टर तो कंपनी को डायरेक्शन दे रहे हैं, वो तो अपनी मनमानी करेंगे, वो तो जो चाहेंगे बोलेंगे, जितनी चाहेंगे उतनी रेम्युनरेशन लेंगे। जितने ज्यादा खर्चे उतना कम प्रॉफिट और उतना कम डिविडेंड। फिर से दिमाग लगाओ, जितने ज्यादा खर्चे होंगे उतना कम प्रॉफिट होगा और उतना कम क्या होगा, उतना कम डिविडेंड होगा। तो इसमें नुकसान किसका है, शेयर होल्डर्स का। लॉ ने कहा रुको, कि क्या, कि रुको, तुम कितनी रेम्यूनरेशन लोगे, तुम्हें कितनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी, तुम्हें कितनी सैलरी दी जाएगी, हम बताएंगे। कि हम कौन, की कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर लिमिट लगा दी कि टोटल प्रॉफिट का इतने % ही सिर्फ आपकी रेम्यूनरेशन हो सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट्स नहीं है फिर भी रेम्यूनरेशन देना है, तो उसके लिए भी शेड्यूल बना दी कि इस लिमिट तक ही दे सकते, उसके ऊपर रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, नहीं तो वो तो अपनी मनमानी करते। तो इसीलिए डायरेक्टर के ऊपर भी गले में फंदा डाल रखा है कंपनी एक्ट का कि नियम के हिसाब से ही चलना है। अब अगली बात सुनो, डायरेक्टर तो बहुत गलत फायदा भी उठा सकते हैं। कैसे, बताती हूं आपको कैसे। जैसे मान के चलिए एक्स लिमिटेड में मैं डायरेक्टर हूं और हमारी रियल एस्टेट कंपनी है। वो मेरी कंपनी तो है नहीं, वो कंपनी किसकी है, मैं तो सिर्फ उस पर एक पोजीशन होल्ड कर रही हूँ। मेरे भाई की ब्रिक्स फैक्ट्री है, मैंने कंपनी में डायरेक्टर से बोला और डायरेक्टर से कहा इस कंपनी में जितनी भी ईंट आएंगी वो सारी मेरे भाई की फैक्ट्री से आएंगी, जिसे ईंट का भट्टा बोलते हैं। अब ईंट का भट्टा बोलते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में एक ईंट की कीमत 4 रुपए है और हम उनसे ले रहे हैं 10 रुपए में। मैं ऐसा क्यों करवा रही हूँ, लॉजिक बताइए। सिंपल सी बात है, बेनिफिट देने के लिए अपने भाई को। और खर्चा किसका बढ़ रहा है, शेयर होल्डर्स का, मेरे ऊपर थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ रहा है। लॉ ने कहा ये कि क्या, शाना नहीं बनने का, कि क्यों, कि रुको, इस तरीके के ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाएगा, अब कंपनी लॉ ने कहा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्यों, कि इस तरीके का ट्रांजैक्शन होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जहां जहां तक तुम सोच सकते हो वहां वहां तक कंपनी लॉ खड़ा है। कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे, कि क्योंकि तुम्हारे वो रिलेटिव है, भाई रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है, कंपनी में तुम डायरेक्टर हो, तुम उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये हो ही नहीं सकता, हो सकता है। मार्केट में जिस प्राइस पे ईंट मिल रही है उसी प्राइस पे तुम उनसे लो, दैट इज द आर्म लेंथ प्राइस, इट इज पॉसिबल। हो सकता है शेयर होल्डर से अप्रूवल लो जिनकी कंपनी है, पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। गॉट द पॉइंट। अब मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें भी मैं डायरेक्टर हूं, मैंने कंपनी का एक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन करवा दिया और उसको फायदा दिलवाने की कोशिश कर रही हूं, यहां पे भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। और अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रही हूं तो मुझे पहली मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग जो होती है डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी मेरे अपॉइंट होने के बाद, मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा किस किस जगह मेरा इंटरेस्ट है। किसी पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं तो वो बताना पड़ेगा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट में मेरा स्टेक है तो वो बताना पड़ेगा, किसी अदर कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं तो वो बताना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। इसे बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कल को कोई ट्रांजैक्शन होगा तो पहले से पहले जानकारी होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आया। उसी के साथ साथ अब मान के चलिए मैं डायरेक्टर हूं, मैंने 50 कंपनी में डायरेक्टरशिप पोजीशन होल्ड कर रखी है, एक बार इधर एक बार इधर, क्योंकि हर कंपनी में अगर मैं मीटिंग के लिए जाती हूं तो उसे सिटिंग फीस बोलते हैं।
कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो फुल टाइम एक कंपनी को डेडिकेटेड है, वो फुल टाइम बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम सिर्फ मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो पार्ट टाइम बोलते हैं। मैंने कुल मिला के 50 कंपनी में मैं डायरेक्टर अपॉइंट हूँ, कोई लिमिट ही नहीं है, ना इसका काम सही से करी ना उसका काम करी। कंपनी लोगों ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। कि क्या होगा कि डायरेक्टर की एक लिमिट होगी कि मैक्सिमम कितनी कंपनी में वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, इसके ऊपर एक लिमिट तय की जाएगी। इसे बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप, सेक्शन नंबर 165, कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं जिसमें से 10 पब्लिक होंगी। तो ये भी प्रोविजन सही है। इट मीन्स डायरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मेंशन अंडर द कंपनी एक्ट। एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मेंशन अंडर द कंपनी एक्ट। डायरेक्टर्स का एक रजिस्टर बनना चाहिए, दैट इज द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टरशिप। उन्होंने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं ये भी बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है डायरेक्टर के अंदर। जनरल मीटिंग की मैंने आपको डिस्कशन बताया क्या कहानी है, डिविडेंड मैंने बताया क्या क्या बातें हैं, अकाउंट्स मैंने बताया क्या क्या चीजें हैं। शेयर्स कितने तरीके के होंगे कि आपने सुना होगा अभी तक, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी शेयर्स होते हैं जी ललचाए रहा न जाए। मैम ये क्या एलपेनली में नहीं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है कि कंपनी को चलाने के लिए हमें अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहानी बताई, इसके लिए इन्होंने कहा कि भैया कंपनी लॉ के अंदर प्रोविजन बनाया कि कंपनी चाहे तो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, मैंने एक शब्द बोला क्या, रिटेन करने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लेके आ सकती है। क्या लेके आ सकती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लेके आ सकती है, जिससे क्या बोलते हैं, ईसोप। क्या बोला मैंने, क्या बोलते हैं, ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की जब यहाँ पे बात चल रही है, ये क्या कहानी है कि ये इस तरीके के शेयर होंगे। आप जब दुकान पे जाते हो, कई बार आप बचपन में कचरी, चिप्स, आप बहुत सारे कुरकुरे बहुत सामान लाते होंगे, उसके अंदर एक कूपन निकलता होगा, है ना, और वो कूपन लेके फिर दोबारा जाते होंगे। तो कुछ इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे लालच दिया है कि अगर तुम इस कंपनी में अभी हो तो तुम्हें एक प्लान दिया जाएगा, ये तुम्हें अभी लेना है, और इसके शेयर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ईयर कम प्राइस, वो शेयर आपको जो मिलेंगे मार्केट प्राइस से कम पे मिलेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो होगा वो जी ललचाएगा, उसका सोचेगा यार इतना बड़ा बेनिफिट मुझे मिल रहा है, लेकिन कम मिलेगा अगर तुम इस कंपनी के एम्प्लॉयज हो। तो दिस इज द टेक्निक टू रिटेन द एम्प्लॉयज, दैट इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। गॉट द पॉइंट। स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या, पसीना, खून पसीना बहा के। कि खून पसीना बहा के कैसे मान के चलिए मिस्टर ए है और उसने टोयोटो कंपनी का डिजाइन बनाया, टोयोटो फॉर्च्यूनर लीजेंडर डिजाइन बना के तैयार किया और उसने कंपनी को दिया, कंपनी को उसका ह्यूज बेनिफिट मिला। तो ऐसे एम्प्लॉय को एडवांटेज मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो उसको शेयर्स दिए जाएंगे और उसे कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकते हैं डिजाइन के बदले, दैट इज नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या बोला मैंने हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया हो, जिस सॉफ्टवेयर की वजह से कंपनी की मार्केट बहुत अच्छी हो गई हो, कंपनी की सेल टर्नओवर बढ़ गया हो, तो बदले में कंपनी उसे मोटिवेट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देगी, दैट इज नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी फंड कैसे रेज कर सकती है, आम जनता से कर सकती है या सिलेक्टेड लोगों से कर सकती है। आम जनता से करती है पब्लिक इशू, लोगों से, कम लोगों से करती है प्राइवेटली करती है प्राइवेट प्लेसमेंट। These things are mentioned under the chapter of shares and share capital. मेंबर कौन होगा, मेंबर किसे बोलेंगे, शेयर होल्डर मेंबर के बीच में क्या अंतर होगा, उसके रजिस्टर कब बनाने हैं, रजिस्टर कहाँ बनाने हैं, अगर कोई माइनर है तो वो मेंबर कैसे बन सकता है, ये तमाम जानकारी आपको पढ़नी है एक चैप्टर के अंदर जिसका नाम है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तो सभी को एकजुट होना पड़ता है। डे टू डे अफेयर्स में जो इन्वॉल्व होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कभी कभी जो इन्वॉल्व होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं, उनकी एक मीटिंग डिजाइन की गई, उसे बोला गया बोर्ड मीटिंग। क्या बोला गया, बोर्ड मीटिंग। आपके यहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है बोर्ड मीटिंग, आप लिख सकते हो। यस,
इसीलिए जनरल मीटिंग आपका क्वेश्चन है, मैं रेज कर देती हूँ। इनका कहना है अभी आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें मैंने डाल दी, आपके दिमाग में हर रोज नए क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपके चैप्टर के हिसाब से आप पढ़ते जाओगे, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ इसको बताने में 4 महीने लगते हैं और मैं आपको कुछ समय में बता रही हूँ। तो आप समझ रहे हो बात को? मैं आपका सिर्फ एक रूट बता रही हूँ। रूट मैप समझते हो? रूट मैप का मतलब होता है आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है, तो वो आपको समय बता देगा और एक रूट दिखा देगा, लेकिन उसके बीच में कितनी सारी चीजें आती हैं वो तो धीरे धीरे चलती है ना। तो वही चीज है, दिस इज अ रूट मैप क्लास ऑफ कंपनी लॉ। अब हम अगली बात कर रहे थे किसकी बात करी थी? बोर्ड मीटिंग की। अब बोर्ड मीटिंग की कहानी समझो। बोर्ड मीटिंग की कहानी, हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसे बोर्ड मीटिंग बोलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है किसी डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग में बुलाना ही नहीं है, तो लॉ ने कहा जितने भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे इंडिया में इंडिया के बाहर है, सबको नोटिस देना कंपलसरी है, सबको नोटिस देना। अब कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मान के चलिए मैं कंपनी की डायरेक्टर हूं, मैं चाहती हूं कि ये डायरेक्टर ना आए, अब सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, मैंने फोन करवा दिया, फोन किसी और ने रिसीव किया, उससे बता दिया जी बोर्ड मीटिंग आ जाना, तो ये तो ओरल हो गया ना। लॉ ने कहा ज्यादा होशियार नहीं बनना, कि क्यों? कि जब भी कभी बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा वो रिटन जाएगा या मेल के थ्रू जाएगा, लेटर के थ्रू जाएगा या मेल के थ्रू जाएगा, ओरल वैलिड नहीं है। अब आज की डेट में क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है। जो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड करेगा उसको भी मीटिंग का पार्ट माना जाएगा। अब मान के चलो डायरेक्टर्स ने सोचा भैया साल में एक मीटिंग हो गई खत्म, नहीं, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेंगी, बिना 4 के काम नहीं चल सकता, कम से कम, ज्यादा कितनी भी हो सकती है। और पहली बोर्ड मीटिंग जो है कंपनी जैसी बनेगी उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। अब ये लॉजिक क्या है 30 दिन का? ये लॉजिक ये भैया कंपनी बनने से पहले बहुत खर्चा हुआ है, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम बना है, कंपनी का आर्टिकल बना है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं, प्रोफेशनल की फीस गई है, कंपनी के एसेट्स आई है, इसका हिसाब किताब नहीं करोगे, तो वो सारा हिसाब किताब करने के लिए एक बोर्ड मीटिंग होती है 30 दिन के अंदर, जहां डायरेक्टर्स को हैंडओवर दे देता है जिसने कंपनी प्रमोट करी, जी मेरा ये खर्चा मुझे दे दो, क्योंकि कंपनी तो अब स्टार्ट हो गई है, अब कंपनी के नाम पे सब कुछ होगा, तो वो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह की सारी कहानी होती है, उसे बोलते हैं हम बोर्ड मीटिंग इज टू बी कंडक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आया? अब बोर्ड मीटिंग की जब हम बात करते हैं तो नोटिस की मैंने आपको बताई, नोटिस का कम से कम टाइम कितना होना चाहिए, नोटिस कैसे जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है, ये सारी की सारी जानकारी जो है आपको एक चैप्टर में मिलेगी, दैट इज द बोर्ड मीटिंग। कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे काम खुद नहीं कर पाते, तो लॉ ने कहा एक काम करते हैं कि क्या, कि कमेटीज बनाओ। कि कमेटीज कैसे? कि जैसे कि ऑडिट कमेटी बनाओ। सबसे पहली चीज होती है पैसा, तो कंपनी लॉ में पैसे पे बड़ा ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा एक काम करिए कि क्या, कि ऑडिट कमेटी बनाइए। ये ऑडिट कमेटी क्या होगी, कि जो डायरेक्टर्स होंगे ना कंपनी के, उसी में से कुछ डायरेक्टर सिलेक्ट करो और अलग से कमेटी बनाओ जिसका नाम रखो ऑडिट कमेटी। कि ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसके अंदर होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो किसी भी तरीके से कंपनी से कनेक्टेड नहीं होता। अब जब पैसे की सारी जानकारी वहां पर पहुंचेगी तो घपला होने का चांसेस कम हो जाएगा। उसी के साथ उन्होंने कहा एक काम और करो, कि क्या, कंपनी लोग कह रहा है कि एक कमेटी और बनाओ, कि कौन सी, कि नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। कि इसकी क्या जरूरत है, कि ये डिसाइड करेगा हु इज अ एलिजिबल पर्सन टू क्वालिफाई द रिक्वायरमेंट्स टू अपॉइंट एज अ गुड डायरेक्टर। उसकी रेम्यूनरेशन कितनी तय होगी, उसका काम एनालाइज होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, ये कमेटी ये सारा काम करेगी, और उसके जो प्लान्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो कमेटी डिसाइड करेगी। दैट कमेटी इज नॉन एज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। गॉट द पॉइंट? उसी के साथ साथ अब हमने बड़ा मुनाफा कमा लिया, बड़ा पैसा कमा लिया, बहुत चीजें कर ली, अब एक काम करते हैं, कुछ दान पुण्य की बात करते हैं। कि दान पुण्य कंपनी लॉ के अंदर की, बिल्कुल समाज के लिए आप क्या दे रहे हो, समाज को आप रिटर्न में क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं। समाज से तो आपने कोई कंपनी बनाई, आपने कोई फैक्ट्री लगाई, आपने धुआं करा, आपने एक तरीके से हर तरीके का पॉल्यूशन आपने क्रिएट कर दिया, एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, सोयल हो, आप हर तरीके से हार्म कर रहे हो आम जनता को रिटर्न में क्या दे रहे हो। कंपनी लॉ में, क्योंकि नया कंपनी एक्ट है, इसमें एक प्रावधान आया कंपलसरी दान करने का, और वो आया सेक्शन नंबर 135, और उससे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, आपके यहाँ पे एक चैप्टर है CSR के नाम से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन्होंने एक नियम बनाया। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं
कि जब कंपनी लॉ ये कह रहा है कि दान पुण्य की बात करेंगे, दान की बात कर रहे हैं, दान देने की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, चाहे इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी कोई भी है, जो भी इंडिया में आके काम करेगी उसको दान करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या कभी भी एक ऐसे व्यक्ति से दान की बात करती है जिसके पास कुछ है ही नहीं? तो दान की बात किससे होगी? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो इन्होंने एक लिमिट लगाई कि भैया अगर उसका 5 करोड़ प्रॉफिट है, 500 करोड़ नेटवर्थ है, 1000 करोड़ टर्नओवर है, तो ऐसी कंपनी को कंपलसरी अपने प्रॉफिट में से इतने % कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा समाज सेवा के लिए। समझ आ रही है बात? अब कंपनी तो बड़ी स्मार्ट हो सकती है, जिसे CSR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सेक्शन के तहत उस कंपनी को एक कमेटी का गठन करना है जिसका नाम है CSR कमेटी। तो हमने यहाँ पे कई तरीके की कमेटीज पढ़ी। हमने कहा ऑडिट कमेटी, पता चला क्या होती है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, CSR कमेटी। इसके बाद चाहो तो आप पढ़ो भी ना कंपनी लॉ, आपने पढ़ लिया सारा, तो मैंने सारी चीजें पढ़ा दी आपको। तो मैम फिर आगे बैच पढ़े नहीं पढ़े मर्जी आपकी, मैंने तो पढ़ा दिया पूरा कंपनी लॉ। जिस बच्चे ने पूरी क्लास देख ली ना उसको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी। मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी बस क्योंकि अभी बीच में क्या जब पहली क्लास में इतना सब कुछ हो सकता है तो डीप प्रोविजंस में कितना कुछ होगा। तो अब मुद्दा ये उठता है कि CSR कमेटी के तहत वो डिसाइड करेगी कितना दान करना है। अब दान तो दान होता है ना, नहीं समझ में आए? दान तो दान होता है। कंपनी ने क्या किया, अपने कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ही पैसे देने स्टार्ट कर दिए, फंड्स देना स्टार्ट कर दिया। लॉ कहने लगा जी दान करो, कि दान कर तो रहे हैं, कि दान तो दान होता है। लॉ ने कहा डोंट ट्राई टू बी मोर स्मार्ट। दान का मतलब क्या होगा ये भी हम डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द दान? आप इस पैसे को कंट्रीब्यूट कहां कर सकते हो? दैट इज टू बी मेंशन अंडर द कंपनी एक्ट अंडर शेड्यूल 7। कि हम बताएंगे कौन कौन से एरियाज हैं। कि एरिया क्या है, कि जैसे कि आपने सुना होगा सेव टाइगर्स। आप अपने देश के फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट डेंसिटी, उसी के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी, रूरल स्पोर्ट्स प्रमोशन, हमारे देश की वीरांगनाएं, जो बहुत सारे हमारे वीर शहीद हो गए हैं, उनकी जो वीरांगनाएं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए दान कर सकते हो आप। जेंडर इक्वलिटी के लिए काम कर सकते हो, दान कर सकते हो। अब कंपनी कहने लगी कि इसमें एक पॉइंट होना चाहिए कि क्या, आपने देखा होगा बहुत सारे हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके लिए जो ट्राईसाइकिल होती है उसके लिए दान कर सकते हो। लाइटिंग के लिए कोई भी सेव रिवर, वो गंगा रिवर के लिए काम कर सकते हैं, उनकी सफाई के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं शेड्यूल 7 के अंदर। तो इसका मतलब दान भी कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। दान के लिए भी कंपनी लॉ के अंदर डिफाइन किया व्हाट आर द एरियाज जहां पर आप दान कर सकते हो। कितना करोगे ये भी कंपनी लॉ में लिखा है। नहीं करोगे तो बेइज्जती होगी, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताना पड़ेगा ऐसी क्या वजह थी, क्यों नहीं कर पाए, रीजन बताओ। अब मान के चलो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें 1000 करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट आया टोटल, जो CSR एक्टिविटी के लिए आपको लगाना था, उसमें से 500 करोड़ खर्च हो गया, 500 बचा। तो लॉ कहता है 500 करोड़ के लिए अलग अकाउंट खुलवाओ, उसमें पैसा डलवाओ। दिस इज ऑल्सो मेंशन अंडर द कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 135। तो आपके यहाँ पे एक चैप्टर दे रखा है जिसका नाम क्या है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स दिखाती हूं जो आपका सिलेबस है। सिलेबस में आप देखोगे, इसमें सबसे पहले कंपनी के बारे में बताया, कंपनी क्या होती है, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो कि कंपनी की फीचर्स होती हैं सेट फॉर पे, कंपनी का बर्थ लॉ से होता है, कंपनी की डेथ भी लॉ से होती है। उसी के साथ साथ आपने इसमें देखा शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, मेमोरेंडम वगैरह पे मैं बाद में आऊंगी। शेयर्स एंड शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और जो कंपनी फंड रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, दैट इज नोन एज शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। सो मेनी थिंग्स आर डिस्कस्ड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ईसॉप है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है, पब्लिक इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। इस सारी तमाम जानकारी हमें कौन से चैप्टर में पढ़नी है, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, what is the basic difference between a member and shareholder? The person whose name mentioned in the register of member is known as member and the person who hold the share is known as shareholder. Shareholder may be a member, हम कह सकते हैं every shareholder becomes a member but every member no need to be a shareholder. आगे फिर हमने कहा डेट इंस्ट्रूमेंट की, ये क्या कहानी है कि भैया पैसे दो तरीके से इकट्ठे होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है ऑनर्स फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड। कि बोरोड फंड में क्या हो सकता है, बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं और बैंक से लोन ले सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, आम जनता से लोन ले सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट के रूप में, शॉर्ट टर्म लोन जिसे बोलते हैं।
आम जनता को डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो वो सारी तमाम चीजें हमें पढ़नी है डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में। इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा इशू कैसे करोगे। और आपको पता है बोरोविंग्स तो भैया लेने का, कर्ज तो देने से उतरता है, तो बोरोड फंड जो भी होता है वो वापस करना ही पड़ता है जब तक यूज करोगे इंटरेस्ट, और उसके बाद क्या, या तो रिडम्पशन या फिर रीपेमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि मैम अगर मान के चलो हमने किसी से डिबेंचर इशू करे, उनका रिडम्पशन नहीं करा, या डिपॉजिट ले लिया, उनका रिपेमेंट नहीं करा, बेइज्जती होती है, बहुत बेइज्जती होती है कंपनी की, बहुत ज्यादा। जगह जगह बोला जाता है अगर ये कंपनी डिफॉल्टर है तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये डीवीआर नहीं ला सकती, अगर ये बेसिकली डिपॉजिट की डिफॉल्टर है तो ऐसे बहुत बायबैक नहीं कर सकती। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, जगह जगह बेइज्जती होती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी लॉ ये सामने इसीलिए बनाया कि जब तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम लेके पैसे वापस कर सको तो तुम नए काम कहाँ से करोगे, तो भूल जाओ, भूल जाओ। इट मीन्स डिफॉल्ट करने के बाद आपको बहुत जगह से रोक दिया जाता है, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी है। उसके बाद एक और चीज है इसमें, चार्ज है। ये चार्ज की क्या कहानी है भैया, जब भी एक कंपनी की बात करते हैं तो आपने अगर कोई सीरियल वीरियल देखे हो पहले, तो उसमें सीरियल में जो भी पैसों की बात होती है करोड़ में ही होती है, 1000 करोड़ 2000 करोड़। अगर आप सीरियल्स देखते हो तो उसमें जो बिजनेसमैन रहते हैं वो 1000 2000 की फिगर्स में ही चलते हैं। एक कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है जिसकी कीमत 100 करोड़ है और उसे लोन की रिक्वायरमेंट है। जब भी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, जब भी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तो वो बोलेगी मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में मुझे सिक्योरिटी चाहिए। कि सिक्योरिटी क्या है, तुम्हारे पास क्या है, कि गाड़ी है, बंगला है, माँ कि नहीं, ये बताइए प्रॉपर्टी क्या है, कि ये सब प्रॉपर्टी है। कि ठीक है आप मुझे प्रॉपर्टी का राइट दो, इन फ्यूचर अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो मैं इससे रिकवर कर सकूं और तुम लोन ले लो। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ का लोन। अब कंपनी को फिर से लोन की जरूरत पड़ी, प्रॉपर्टी तो वही है, तो वो HDFC बैंक के पास गया। HDFC बैंक ने कहा कि मैं लोन तो दे सकता हूं लेकिन मुझे क्या चाहिए, कोलेटरल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। कि ठीक है मेरे पास ये प्रॉपर्टी है कि इस पे तो तुमने पहले से लोन ले रखा है कि कोई दिक्कत नहीं। तो एक प्रॉपर्टी में मल्टीपल टाइम लोन लिया जा सकता है, लोन देने में कोई दिक्कत नहीं, लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे, कि अगर तुमने 10 बैंक से लोन लिया तो 10 के 10 बैंक को ये बात की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पहले से इस प्रॉपर्टी पे कितना लोन है। और ये आती है ट्रांसपेरेंसी से। कैसे आती है, कैसे आती है, ट्रांसपेरेंसी से। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन हो, आप चार्ज वाले चैप्टर में सेक्शन नंबर 77 में एक बात लिखी हुई है कि जब भी कभी कंपनी किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन लेगी, प्रॉपर्टी इंडिया में आउटसाइड इंडिया डजंट मैटर, आपको इसका रजिस्ट्रेशन ROC के पास कराना पड़ेगा। और अगर एक बार रजिस्ट्रेशन ROC के पास हो गया तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि ROC की साइट पे कोई भी जाके सब डॉक्यूमेंट निकाल लेता है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया तो मान के चलो दूसरा बैंक कल को लोन दे रहा है तो इस कंपनी की चार्ज की इंफॉर्मेशन निकलवा लेगा, फॉर्म फाइल किए जाते हैं, तो उससे उसे क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस कंपनी पे ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी पे इतना इतना लोन ले रखा है। तो इससे क्या मेंटेन होती है, ट्रांसपेरेंसी। तो दैट चैप्टर इज नॉन एज चार्ज। ओके, खत्म हो गया चार्ज, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यू नो डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कब दिया जाएगा, डिविडेंड कितने तरीके के होंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अलग अकाउंट में जमा करना है, इतने दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं किया तो कहाँ जाएगा, और उसी के साथ साथ एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आप वापस नहीं ले सकते, वो डेट बन जाएगा। ये सारी चीजें कहाँ पे दे रखी है आपके डिविडेंड वाले चैप्टर के अंदर, सेक्शन 123 से शुरू है 127 पे खत्म। क्लियर, आगे चलते हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिटर, यू नो वेरी वेल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द जिस्ट ऑफ द एवरी कंपनी, जहां पे पता चलता है क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया। दैट अकाउंट्स इज टू बी मेंटेन्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहाँ रखोगे, प्लेस क्या होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस होगी, अदर प्लेस होगी, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, कैसे बनाओगे, कब बनाओगे, घपला हुआ तो रीओपन कैसे होगा, इसकी जो कॉपी है आपको मेंबर्स को भेजनी है जो AGM में आएंगे, सारी चीजें लिखी है अकाउंट्स में। ऑडिटर इज द पर्सन हु चेकिंग ऑल द अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो चेक करते हैं, दैट इज नॉन एज ऑडिटर। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, रोटेशन कैसे होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति चेकिंग करने वाला अगर लगातार कई सालों तक काम करेगा तो घपला होने का फिर से चांस हो जाएगा, तो रोटेशन होता है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कहाँ पे, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ है जहाँ कंपनी को आपस में मर्ज किया जाएगा, लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, दो कंपनी आपस में मिलाई जाएगी, कॉम्प्रोमाइज कराया जाएगा, ये सारी डिटेल की बातें होंगी। डोरमेंट कंपनी एक कॉन्सेप्ट है, कंपनी का डोर क्लोज कर देते हैं, कोई नई कंपनी बनी है, अभी शुरुआती दौर में कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही, 3 साल बाद बढ़िया करेगी तो कुछ दिनों के लिए उसे सुला देते हैं,
फिर उसे जगा देते हैं। तो सोती कैसे है, आरओसी को इन्फॉर्मेशन देके, आरओसी को इन्फॉर्म करते जी हम सो रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हमारे बस की बात नहीं है जागना कि ठीक है तुम सो जाओ। उसके बाद फिर से कहते जी हम जाग गए, अब हम सही तरीके से काम करें, डोर क्लोज हमारा ओपन कर दो, तो ओपन हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ा दूंगी तो आगे क्या पढ़ोगे, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन आपके यहाँ पे नए सिलेबस के अंदर अभी आया है, इससे पहले सिलेबस में नहीं था, उससे पहले सिलेबस में था। इसके अंदर इंस्पेक्शन इंक्वायरी होती है कि जब भी कभी कोई कंपनी गड़बड़ घोटाला करने जा रही है तो पहले चेकिंग करो, चेकिंग के बाद इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी करने के बाद फिर एक्शंस होंगे। जनरल मीटिंग आपके लिए बहुत नया हो गया है, ना नया ना पुराना, आपका सुना सुना है, सुना सुना हो गया जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ सारी बातें डिस्कशन होता है। डायरेक्टर्स, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा डायरेक्टर क्या है। बोर्ड मीटिंग यू नो वेरी वेल। एंड दी CSR, CSR जान गए, CSR एनुअल रिपोर्ट, कंपनी के पूरे साल की वर्किंग एक डॉक्यूमेंट में तैयार करके आरओसी को फाइल की जाती है, दैट इज नोन एज एनुअल रिपोर्ट। काम की बात यह है कि एनुअल रिपोर्ट से ही हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। की मैनेजरियल पर्सन एंड देयर रेम्यूनरेशन, जितने भी बोर्ड के टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उसी में से कुछ लोग सिलेक्ट करके KMP में डाले जाते हैं। की मतलब जो कि मेन पर्सन होते हैं, और इनकी रेम्यूनरेशन क्या रहेगी, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी भी कवर है, अगर आपको पता हो KMP में। जी खत्म हो गया आपका। सिर्फ इतना सा सिलेबस आपके कंपनी लॉ का अंदर है ये। इसमें शुरुआती दौर में मैंने आपको कुछ चीज़ें जो नहीं बताई, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, ये क्योंकि अब इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसके अंदर मुझे इंट्रोडक्शन ही पढ़ाना है। अभी तो मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक नॉर्मल लेमैन की तरह आपके साथ डिस्कशन किया, और आपको पूरे कंपनी लॉ का एक क्या दिया है, रूट मैप दिया है, कि जब आप जो भी चैप्टर पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। एंटायर कंपनी लॉ का एक हमने एक ही क्लास में एक रूट समझा, किस रूट से हमें चलना है। कंपनी जब भी कभी बनाई जाती है तो उसके लिए 2 कागज बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम आया मेमोरी से, जिसके अंदर मेमोरी होती है कंपनी की। जैसे कि बच्चे का एक जन्म कुंडली होती है, बच्चे का नाम क्या है, किस शब्द से स्टार्ट होगा, बच्चा भविष्य में जाके क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर या आतंकवादी बनेगा, वो दैट इज टू बी मेंशन इन द समरी, वो डॉक्यूमेंट जिसे क्या बोलते हैं, जन्म कुंडली, शादी कब होगी, कौन सा दोष है, सब कुछ मेंशन होता है। इसी तरीके से कंपनी की भी सारी जानकारी एक डॉक्यूमेंट में रखी जाती है, मेमोरी, मेमोरेंडम। सेक्शन 4 के अंदर कंटेंट दिए गए हैं, कैसे याद कर सकते हैं, चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी शार्प होती है। सेक्शन नंबर 4, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा, पीछे पीछे AOA होगा। तो सेक्शन नंबर 4 में MOA है तो 5 में AOA है। उसी के साथ साथ सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सेक्शन 7 के अंदर कंपनी किस तरीके से बनती है उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, ROC की एप्लीकेशन जाएगी, नाम क्या होगा, सब कुछ। सेक्शन 7 के अंदर एक सबसेक्शन 7 है, उसमें ROC ने एक्शन लिया है। ROC ने कहा आग लगा दूंगा, कि क्यों, कि अगर झूठी इंफॉर्मेशन मुझे फाइल करके कंपनी बनाई तो मैं कंपनी बंद करवाने की पावर रखता हूं। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 7 सबसेक्शन 7। तो इसे हम बोलते हैं सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सेक्शन 7 प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसे याद कर सकते हो, 7 फेरों से बंधा जन्मों का बंधन। कैसे, कंपनी का बर्थ कैसे होता है, तो डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। तो इट मीन्स 7 है ना, तो 7 है, तो इट मीन्स सेक्शन 7 के अंदर कंपनी बनती है, और वो कंपनी का बर्थ लॉ से होता है तो डेथ भी लॉ से होती है। तो 7 के अंदर प्रोसेस दिया गया पूरा कंपनी बनाने का। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लीगल स्टेटस एंड टाइप्स वगैरह कंपनी है। ये आपका एंटायर रूट मैप मैंने बता दिया, जो कंपनी लॉ का रूट मैप है। अब आप अगली क्लास में बेसिक समझोगे कि बेसिक कंपनी लॉ क्या है, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, किस तरीके से शेड्यूल्स क्या होते हैं, सेक्शन क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है, रूल क्या होता है, रूल कौन बनाते हैं, एक्ट क्या है, एक्ट क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब बताइए कोई दिक्कत, कैसी फीलिंग आ रही है, बहुत टफ है, आसान है, बताइए ना। इतना कुछ खास नहीं है, जितना बना रखा है। चीज़ों को सही तरीके से सही दिशा में पढ़ने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जितना रटोगे उतना डाउन में जाओगे, जितनी चीज़ें रटोगे, जितना प्रेशर लोगे, उतने ज़्यादा अटेम्प्ट लगेंगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा बर्डन लोगे, उतनी ज़्यादा बार फेल होगे।
जितना रिलैक्स रहोगे, जितनी चीज़ों को आसान तरीके से समझोगे, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझते हुए आगे बढ़ोगे, तो उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। जितना ज़्यादा हम दिमाग पे जोर डालते हैं, सोचते हम सीएस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचना। क्लास 12th में कभी सोचो 12th कर रहे हो, ये सोचा था 90% लाना है, 95% लाना है, 60 परसेंटेज मायने नहीं रखती। हर इंसान का एक अलग डेस्टिनी है, उसको अपनी डेस्टिनी में खुश रहना है। नहीं तो दुखी रहने के लिए तो जीवन पड़ा है, जीवन है ही दुख, मानो तो, और नहीं तो खुशी खुशी है। कुछ भी नहीं है अगर चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे। ये कोर्स इंटेलिजेंट बच्चों का नहीं है, ये कोर्स बड़े दिल वाले बच्चों का है। बड़े दिल वाले बच्चे वो होते हैं जो पढ़ते रहते हैं बस। रेगुलरिटी, इसमें रेगुलरिटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और वही ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती। रेगुलरिटी बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। किस दिन मन करे नहीं करे, आना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस। यहाँ पे वही कामयाब है। जो सोच रहे हैं एक दिन तो पढ़ लूँ 10 घंटे, अगले 10 दिन की छुट्टी, बेकार है। ये चीज़ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही मज़े से। हर एक सब्जेक्ट का अपना ही मज़ा है। जीआईजीएल एक अलग टेस्ट है, सेटिंग अप एक अलग टेस्ट है, कंपनी लॉ आपने देखा ही आज। तीनों लॉ के पेपर मैं ही डील करूंगी और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।